नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जिसमें सूचनाओं का बॉम्बार्डमेंट है, सूचनाओं की बरसात होती है, लेकिन असली मुद्दों को हम भूल जाते हैं। ऐसे मुद्दों को जिनको याद रखना, उन पर चिंतन करना हमारे लिए, इस देश के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए बेहद ज़रूरी है। आज मैं एक ऐसे ही मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं और उससे पहले मैं आपको धूमिल की एक कविता सुनाना चाहता हूं, उसकी चंद पंक्तियां। ये पंक्तियां मैं इसलिए सुनाना चाहता हूं कि जिस मुद्दे पर मैं बोल रहा हूं उसके लिए इन दिनों कहा जाता है कि ऐसा समय 2014 के बाद आया है। सत्य यह है कि यह कविता धूमिल ने बहुत पहले लिखी थी और उनको आभास हो गया था कि हमारा देश आज़ादी के बाद अपना सही पथ भूलने लगा है। धूमिल कहते हैं, अटका कहाँ स्वराज, अटका कहाँ स्वराज, बोल दिल्ली तू क्या कहती है, तू रानी बन गई वेदना जनता क्यों सहती है। सबले भाग्य दबा रखे हैं किसने अपने कर में, उतरी थी जो विभा हुई बंदनी बता किस घर में। यह प्रकाश बंदी ग्रह से छूटेगा, समर शेष है यह प्रकाश बंदी ग्रह से छूटेगा, और नहीं तो तुझ पर पापनी महावज्र टूटेगा। क्या आपको उमर खालिद याद है? शायद नहीं। बहुत सारे लोग, अधिकांश लोग उमर खालिद को भूल गए हैं और मेरा मानना है उमर खालिद को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये दुर्भाग्य है कि यह देश, हम और आप उसे भूल गए हैं। तो चलिए मैं आपको याद दिलाता हूँ। सितंबर 2020 की शाम को याद कीजिए, जब दिल्ली की हवा में नागरिकता संशोधन कानून विरोधी प्रदर्शनों का दौर चल रहा था, गूंज रही थी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के होनहार छात्र, पीएचडी स्कॉलर उमर खालिद को अचानक दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आरोप यह था कि उन्होंने दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों की साजिश रची थी और लोगों को भड़काने वाले भाषण दिए थे। उमर खालिद की गिरफ्तारी के बाद उन पर कठोर कानून यूएपीए लागू किया गया, जिसमें जमानत की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। आज 5 बरस हो गए हैं, लेकिन उमर खालिद अब भी जेल में है। ना उन पर मुकदमे की शुरुआत हो पाई है, ना ही अदालतों ने उन्हें जमानत दी है। हमारी न्यायपालिका का पुराना सिद्धांत है, सुप्रीम कोर्ट रिपीटेडली कहता है कि नो जेल बट बेल, जेल अपवाद है, जमानत नियम है। लेकिन उमर खालिद का मामला इस सिद्धांत की धज्जियां उड़ाता साफ नज़र आता है। 5 साल से वे मुकदमे की शुरुआत का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अदालतों में तारीख पर तारीख मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट तक ने उनकी जमानत याचिकाओं को बार बार या तो खारिज कर दिया या फिर टाल दिया है। इसी दौरान जेल की अंधेरी कोठरी से कुछ दिन पहले उमर खालिद ने एक भावनात्मक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने रूसी साहित्यकार फ्योदोर दोस्तोयेवस्की की मशहूर कृति द हाउस ऑफ डेड का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा कि इस किताब ने उन्हें वह एहसास कराया कि 150 साल पहले का कैदियों का दर्द आज भी उतना ही जीवित है जितना फ्योदोर दोस्तोयेवस्की ने अपनी किताब हाउस ऑफ डेड में कहा है। जेल उनके लिए एक जीवित कब्रगाह बन गई है, जहां इंसान सांस तो लेता है मगर हर दिन मौत की तरह भारी होता है। उमर ने अपने इस पत्र में यह भी लिखा है कि वे रात में जेल अधिकारियों की ओर से कैदियों की रिहाई की घोषणाएं सुनते हैं और हर बार उम्मीद करते हैं कि शायद अगली बार उनका नाम भी पुकारा जाएगा, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। यह मानवीय पीड़ा किसी भी न्यायप्रिय समाज के लिए आत्ममंथन का विषय होनी चाहिए, लेकिन हम और आप इस पर कोई चिंतन नहीं कर रहे हैं। हम उमर खालिद को भूल चुके हैं। भारतीय लोकतंत्र की संस्थाओं पर इस चीज़ का कोई असर ही नहीं हो रहा है कि एक व्यक्ति, एक होनहार छात्र, एक पीएचडी का स्कॉलर, वो भी जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला छात्र 5 बरस से बगैर मुकदमे कैद है। तो ऐसे में दिल्ली दंगों का सिलसिला याद करते हैं। फरवरी 2020 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत यात्रा पर थे, उस दौरान उत्तर पूर्वी दिल्ली में नागरिकता कानून विरोधी आंदोलन के कारण कई मार्ग बंद चल रहे थे। आपको याद होगा, पूरे देश में इसकी गूंज थी। इन्हीं हालात में 23 फरवरी को भाजपा के नेता कपिल मिश्रा मौजपुर चांदबाग इलाके में पहुंचे थे और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में खुले मंच से
3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर ट्रंप के जाने के बाद रास्ते खाली नहीं हुए तो हम सड़कों पर उतरेंगे और पुलिस भी हमारे साथ होगी। उस दृश्य को याद कीजिए जिसमें पुलिस का एक सीनियर अधिकारी कपिल मिश्रा के पीछे खड़ा था जब वो धमकी दे रहे थे। इस चेतावनी के कुछ ही घंटों बाद दिल्ली की गलियों में भीषण हिंसा भड़की थी, जिसमें 55 से ज़्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों घर, प्रतिष्ठान, बिजनेस, शॉप्स एक्सेट्रा राख में बदल गई। इस पूरे घटनाक्रम के बावजूद कपिल मिश्रा पर ना तो यूएपीए लगाया गया, ना ही उनकी गिरफ्तारी हुई। उल्टा वे सत्ता के संरक्षण में आज दिल्ली सरकार में मंत्री तक बन पाने में सफल हो चुके हैं। सम्मानीय हैं, इस समय वे माननीय मंत्री हैं। यही हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा विरोधाभास है, जहां सत्ता के निकट व्यक्ति भड़काऊ भाषण देकर भी सुरक्षित रहता है और आलोचक या असहमति जताने वाला छात्र 5 वर्षों से सलाखों के पीछे सड़ रहा है। अदालतों में कपिल मिश्रा के भाषण का वीडियो सबूत पेश किया गया। मानवाधिकार संगठनों ने इसे हेट स्पीच करार दिया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कपिल मिश्रा पर कोई केस दर्ज नहीं किया। उच्च न्यायालय ने भी पुलिस की भूमिका पर, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी पुलिस की इस भूमिका पर प्रश्न खड़े किए थे, लेकिन इसके बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तक नहीं हुई और अब वे दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। इतिहास गवाह है कि असहमति की आवाज़ों को दबाने के लिए कठोर कानूनों का इस्तेमाल नया नहीं है। धूमिल ने इस बात की आशंका पहले ही सामने रख दी थी। आज़ादी के बाद से ही हम ऑफ ट्रैक हो गए थे। 1962 में बिहार के कम्युनिस्ट नेता केदारनाथ सिंह को केवल सरकार की आलोचना करने पर देशद्रोह के आरोप में बंद कर दिया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आलोचना अपराध नहीं है, लेकिन तब तक वो कई वर्ष जेल में गुजार चुके थे। हाल ही के समय की अगर बात करें तो भीमा कोरेगांव प्रकरण में 84 वर्षीय पादरी स्टेन स्वामी को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन्हें बुनियादी इलाज और जमानत तक नहीं मिली और जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। मालेगांव ब्लास्ट जैसे मामलों में भी कई मुस्लिम युवक बरसों तक जेल में रहे और अभी कुछ समय पहले ही अदालतों ने उन्हें सबूत ना होने के चलते बरी कर दिया। जितने बरस वे जेल में रहे उतने बरस का हिसाब कौन देगा? यह साफ है कि कानून का इस्तेमाल अक्सर न्याय से अधिक दमन के लिए हमारे लोकतंत्र में हो रहा है। भारत के महान नेताओं ने जिस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लोकतंत्र की आत्मा बताया था, आज वही स्वतंत्रता संदेह और अपराध का पर्याय बना दी गई है। गांधी ने कहा था, यदि मुझे बोलने की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी तो मैं ऐसे जीवन को मौत से भी बदतर मानूंगा। हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह पुकारते जरूर हैं, लेकिन उनकी बातों को हमारे सत्ता संस्थान कोई ध्यान नहीं देते। नेहरू ने संविधान सभा की बहस के दौरान कहा था, मैं ऐसे भारत की कल्पना तक नहीं कर सकता जहां नागरिकों को सरकार की आलोचना का अधिकार ना हो। आज नेहरू को ही गरियाया जाता है। देश में जितनी प्रकार की कठिनाइयां हैं, कमियां हैं, उन सब के लिए नेहरू को जिम्मेदार बताने की प्रवृत्ति इन दिनों चरम पर है। इसलिए नेहरू का कहा भी कोई अर्थ नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो चेतावनी दी थी कि अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छिन गई तो संविधान का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, और यही होता हम आज देख रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कहा था, ये सुधार का मार्ग है, दुश्मनी का नहीं। इन नेताओं के विचार आज के हालात से टकराकर हमें बता रहे हैं कि हम अपनी बुनियाद से कितनी दूर चले गए हैं। यूएपीए कानून ने इस दूरी को और गहरा कर दिया है। यह कानून अभियुक्त को 180 दिन तक बिना मुकदमे के जेल में रखने की अनुमति देता है, कोई जमानत नहीं, जबकि सामान्य आपराधिक मामलों में यह अवधि 60 से या 90 दिन की है। 2016 से 2020 के बीच यूएपीए के हजारों मामलों में केवल 2% मुकदमे ही निष्कर्ष तक पहुँचे जिनमें कन्विक्शन हुआ। इससे साफ है कि यह कानून अदालतों से ज़्यादा जेलों को भरने का माध्यम बन चुका है। यही कारण है कि स्टेन स्वामी, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा और अब उमर खालिद जैसे नाम वर्षों से कैद हैं, जबकि उनके खिलाफ कोई सबूत अदालतों में पेश नहीं किया गया है। न्यायपालिका का मौन रहना भी बेहद गंभीर है, खासकर उमर खालिद के मामले में। सुप्रीम कोर्ट बार बार दोहराता है कि जमानत अधिकार है, लेकिन एक्चुअल में यह अधिकार सत्ता और प्रभाव के हिसाब से बदलता हम देख रहे हैं। कई प्रभावशाली नेताओं को तत्काल राहत मिल जाती है,
नामचीन पत्रकारों के लिए रात में अदालत खोल दी जाती है, लेकिन असहमति जताने वाले छात्र और बुद्धिजीवी सालों जेल में ही सड़ते रहते हैं। अदालतों की यह खामोशी लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी का प्रतीक है। इसे आपको और मुझे स्वीकारना होगा, और हमें यह स्वीकारना होगा और यह समझना होगा कि यदि यही स्थिति बनी रही तो इस देश का लोकतंत्र आज नहीं तो कल, लेकिन हमारे ही जीवन काल में शायद समाप्त हो जाए। लोकतंत्र का सार क्या है? लोकतंत्र का सार दोस्तों यही है कि हर नागरिक को अपनी बात कहने का हक हो, लेकिन जब असहमति को अपराध और आलोचना को साजिश माने जाने की प्रवृत्ति प्रबल हो जाए तब लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित रह जाता है। उमर खालिद की 5 साल की कैद केवल उनकी व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, यह पूरे लोकतंत्र की गिरफ्तारी है। यह हमें चेतावनी दे रही है कि अगर हमने इस असमानता और अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ़ नहीं करेंगी। हमारी नेक्स्ट जनरेशन हमसे प्रश्न पूछेगी कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो हम क्या कर रहे थे? क्या हम इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे? इसलिए उमर खालिद को याद किया जाना जरूरी है, उनको भुलाया जाना अक्षम्य अपराध है। आज आवश्यकता है कि लोकतंत्र को उसके असली अर्थ में पुनर्स्थापित किया जाए। असहमति को अपराध बनाने की प्रवृत्ति खत्म हो, कानून का इस्तेमाल न्याय के लिए हो, ना कि दमन के लिए, और अदालतें सत्ता के प्रभाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष न्याय दें। वरना इतिहास हमें याद दिलाता रहेगा कि एक समय था जब एक छात्र को बिना सबूत 5 साल तक कैद रखा गया और देश चुपचाप देखता रहा। उमर खालिद का नाम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक भारत की आत्मा का प्रतीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें उमर खालिद को याद रखना चाहिए, उनकी रिहाई के प्रयास करने चाहिए। आज जब हम कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तब ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या सबसे बड़े लोकतंत्र में इतनी भी जगह नहीं कि एक असहमत छात्र अपनी बात कह सके और न्याय पा सके? इस विषय पर सोचिएगा जरूर, और सोचिएगा तो उमर खालिद को जरूर याद कीजिएगा। मैं धूमिल की कविता की ही चंद पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करता हूँ। धूमिल आगे इस कविता में कहते हैं, समर शेष है, उस स्वराज्य को सत्य बनाना होगा, जिसका है ये न्यास उसे सत्वर पहुँचाना होगा। धारा कि राह में अनेक जो पर्वत खड़े हुए हैं, गंगा का पथ रोक इंद्र के गज जो अड़े हुए हैं, कह दो उनसे झुकें, कह दो उनसे झुकें, अगर तो जग में यश पाएंगे, अड़े रहे तो वो ऐरावत पत्तों से बह जाएंगे। समर शेष है, जन गंगा को खुलकर लहराने दो, शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो। पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे समतल, पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। समय शेष है, चलो ज्योतियों के बरसाते तीर, समर शेष है, चलो ज्योतियों के बरसाते तीर, खंड खंड हो गिरे विषमता की काली काली जंजीर। और अंत में धूमिल कहते हैं, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध, पाप का भागी नहीं केवल व्याध। इसलिए दोस्तों, हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा और उमर खालिद और उन जैसे तमाम लोगों को याद करते हुए लोकतंत्र जीवित रहे, इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी।